Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School महिंद्रगंज, राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एवोल्यूशन पार्ट 3 करने जा रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने एवोल्यूशन पार्ट 2 में वेरियस थ्योरीज विच डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ लाइफ उसके बारे में डिटेल में चर्चा की. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी, ऑपरेन हेल्डन थ्योरी, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया. और हमने ये जाना कि कैसे इस प्लैनेट पे सिंगल सेल इन द फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुआ. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि उस सिंगल सेल से जो ह्यूज बायोडाइवर्सिटी आज हम अपनी धरती पे देखते हैं वो कैसे डेवलप हुई. इसके लिए बहुत सी थ्योरीज दी गई, ठीक है, जिनको हम एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थ्योरी के नाम से पढ़ेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी, जो फेमस थ्योरी थी, दैट वाज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. अब ये थ्योरी क्या बोलती थी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पीसीज, टाइप्स जो भी हैं दैट वी सी टुडे, जो हम आज देखते हैं, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भी ऐसी थी. ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आया है. दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. और ये थ्योरी ये भी बोलती थी कि जो हम ह्यूज बायोडाइवर्सिटी आज देख रहे हैं, ठीक है, एंड दिस डाइवर्सिटी वॉज द सेम सिंस क्रिएशन. जब से अर्थ का जन्म हुआ है, अर्थ की उत्पत्ति हुई है, तब से ये बायोडाइवर्सिटी थी और फ्यूचर में भी ऐसी ही रहेगी. ठीक है, दीज वर द पॉइंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. और थर्ड पॉइंट इस थ्योरी का था कि अर्थ इज़ अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड. ये तीन जो पॉइंट मेन थे स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ने दिए रिगार्डिंग हाउ दीज एवोल्यूशनरी फॉर्म्स इवॉल्व्ड ऑन दिस प्लैनेट. लेकिन ऑल दीज आइडियाज़ दे वर चैलेंज्ड बाय चार्ल्स डार्विन. अब चार्ल्स डार्विन एक नेचर लवर थे, एक बायोलॉजिस्ट थे. उन्होंने HMS बीगल, एक शिप है, उस पे 5 साल तक समुद्री यात्रा की. गैलापागोस आइलैंड में गए वो, ठीक है. गैलापागोस आइलैंड बहुत से आइलैंड्स का एक समूह है. वहाँ पे उन्होंने 5 साल का समय व्यतीत किया. वहाँ का फ्लोरा, वहाँ का फौना अच्छी तरह से उन्होंने स्टडी किया. वहाँ से उनको कुछ फॉसिल्स भी मिले, तो वो सारा रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया. वो सारा रिकॉर्ड वो आफ्टर 5 इयर्स अपने साथ लेके आए और फिर उसको 20 साल तक उन्होंने स्टडी किया. और स्टडी करने के बाद उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो क्या था? चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स, जो आज हम लाइफ की वेरियस फॉर्म्स देख रहे हैं, दे शेयर सिमिलैरिटीज़ नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स. सारी जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ है. जो सिमिलर टाइप की लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें तो सिमिलैरिटीज़ हैं, बट दीज लाइफ फॉर्म्स शो सिमिलैरिटीज़ विद द लाइफ फॉर्म्स विच एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ये लाइफ एग्जिस्टेड लाइफ फॉर्म्स उन लाइफ फॉर्म्स के साथ भी मैच करती हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले थी. उन्होंने ये जो है अपने जो उन्होंने रिसर्च की थी 5 साल में फ्लोरा एंड फौना की गैलापागोस आइलैंड पे उसके बेस पे उन्होंने ये अपने पॉइंट्स बताए. और फिर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ठीक है, उनकी एक बुक पढ़ी. उस बुक में उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ था. ठीक है, अब ये प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन क्या कहता था कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, इस प्लैनेट पे, तो उन्होंने बोला कि जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टीन्यूसली फास्ट रेट पे बढ़ रही है, लेकिन जो अवेलेबल फूड रिसोर्सेज हैं इस प्लैनेट पे वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं. और अगर इन फ्यूचर भी ऐसा होता रहा तो पॉपुलेशन रेट अपने आप डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो उनकी डेथ हो सकती है. तो इस प्रिंसिपल से चार्ल्स डार्विन बहुत इन्फ्लुएंस हुए. तो उन्होंने बोला कि द सेम थिंग आई वॉज ट्राइंग टू से, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल्स
इस इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव पावर है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और नेचर उन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करती है जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करते हैं। सो दिस फिनोमिना वाज नेम्ड एज नेचुरल सिलेक्शन. So this was the main point of Darwin theory, that was also named as Darwinism. उसके बाद let's not forget Alfred Russel Wallace, ये भी सेम कंसेप्ट पे ही काम कर रहे थे. इन्होंने मलाय आर्किपेलागो आइलैंड पे जो काफ़ी टाइम स्पेंड किया और ये भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में ही अपनी रिसर्च कर रहे थे. तो इनके जो कंक्लूजन्स थे वो भी सेम थे जैसे डार्विन के थे. तो इन्होंने डार्विन को एक लेटर लिखी रिगार्डिंग हिज थ्योरी, और दोनों की जो थ्योरी थी, दोनों की जो स्टडी थी, दोनों के जो कंक्लूजन्स थे वो सेम थे. तो दोनों ने मिलके एक बुक लिखी. द नेम ऑफ दैट बुक वाज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है. टुडे दिस बुक इज नेम्ड आफ्टर चार्ल्स डार्विन. सो इस बुक में यही लिखा गया कि नेचर सेलेक्ट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मीन, विच कैन अडेप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट. ओके, सो अब 4 मेन पॉइंट्स जो डार्विन की थ्योरी के इस बुक में हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं. फर्स्ट इज़ ओवर प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन या ओवर रिप्रोडक्शन का मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स फिट हैं उनकी रिप्रोडक्टिव पावर है जो वो भी फास्ट होती है. इनफैक्ट एवरी ऑर्गेनिज्म हैव इमेंस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस यंग वंस. और जितने ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उनमें कंपटीशन होगा क्योंकि फूड रिसोर्सेज तो लिमिटेड है. अगर उनमें कंपटीशन होगा तो जो बेस्ट होंगे वो अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे इन्वायरमेंट में, उनमें कुछ चेंजेस आएंगी, ठीक है. और जो अडेप्ट कर लेंगे उन चेंजेस को, उनको हम बोलेंगे फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में नहीं है कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है. फिटेस्ट मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस. ओके, सो दीज आर द मेन 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी. अब इसको हम फर्दर और कॉम्पैक्ट करें डार्विनिज्म की थ्योरी को तो मेन 2 प्रिंसिपल्स निकल के सामने आते हैं. वन इज़ डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस. अब इसका क्या मीनिंग है? डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस मीन चेंजेस. डिसेंट मीन जो प्रोजनी आ रही है, जो प्रोजनी आएगी उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट किया. उस अडेप्टेशन से वेरिएशंस आई और वो वेरिएशंस दे आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और जो उन वेरिएशंस के अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, नेचर उनको सिलेक्ट करती है. सो द मैकेनिज्म ऑफ मॉडिफिकेशन इज़ मेनली ड्यू टू natural selection. So these are the 2 key points of Darwin theory. One is descent with modification and second is natural selection, or you can write one is natural selection and second is descent with modifications. अब उसके बाद जो 3rd पॉइंट स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ने बोला था कि अर्थ इज़ 4000 ईयर्स ओल्ड, तो वो भी कंसेप्ट है अपना जो है एविडेंस नहीं दे पाया. तो एक इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिस्ट थे लॉयल, ठीक है. तो लॉयल की बुक पढ़ी डार्विन ने तो डार्विन और कन्विंस हो गए. उन्होंने ये अपना जो है पॉइंट निकाला कि जो अर्थ में चेंज हुआ है, जियोलॉजिकल चेंजेस हुई हैं जो अर्थ में. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जो प्रिमिटिव अर्थ थी दैट वाज जस्ट ए हॉट बॉल ऑफ फायर. तो उसको कितना टाइम लगा अपना जो फाइनल शेप लेने के लिए कि उसकी जो क्रस्ट बनी, फिर उसकी मेंटल बनी, फिर इनर लेयर कोर बनी. तो अगर अर्थ इतना टाइम ले सकती है तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी अडेप्ट होने के लिए, उनमें जो चेंजेस हुई रिगार्डिंग द चेंज इन द एनवायरनमेंट, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगा होगा. सो अर्थ इज़ बहुत, जो अर्थ है बहुत पुरानी है
as compared to the time that was given by special creation theory. चलो यहाँ तक आपको समझ आया कि नेचर कैसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करती है, ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। अब डार्विन की थ्योरी थी साइंस ऑलवेज डिमांड्स एविडेंसेस प्रूफ, तो डार्विन की थ्योरी से भी क्वेश्चनिंग हुई, ठीक है, कि आप जो एवोल्यूशन कह रहे हो, जो चेंजेस कह रहे हो ऑर्गेनिजम्स में हुए हैं, आपके पास क्या एविडेंस है कि एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। तो हमारे पास पूरे एविडेंसेस हैं। डार्विन की थ्योरी बोल रही थी कि उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं कि एवोल्यूशन होती है, ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होते हैं। तो कौन कौन सी एविडेंसेस जो हैं पेश की गई? फर्स्ट वन वाज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस हैं जो सुजेस्ट करती हैं, प्रूफ देती हैं कि एवोल्यूशन हुई है। फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, वो भी बताती हैं कि ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन हुई है और एवोल्यूशन इज़ ए कॉन्टीन्यूस फिनोमिना। फिर मॉलिक्यूलर एविडेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, वो भी एविडेंसेस प्रूव करती हैं कि एवोल्यूशन हुई है। सो चलो हम देखते हैं फर्स्ट पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। बिफोर वी स्टार्ट दीज एविडेंसेस यू मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स दीज आर द रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स, इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स मीन्स उनके मार्क्स, ट्रेसेस ऑफ डीएनए, आर मोल्ड्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मोल्ड्स मीन कोई सांचे, बॉडी की शेप, वंस लिविंग, कभी वो जिंदा थे, ठीक है, बट नाउ फाउंड बरिड इन द रॉक्स, अब रॉक्स में दब कर रह गए हैं। जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, प्लांट की, जो प्लांट डैमेज हुआ, प्लांट की डेथ हुई, तो वो जाने अनजाने रॉक्स के नीचे दबते चले गए। जहाँ पे वो दब के रह गए वहाँ पे उनके इम्प्रिंट्स बन गए, ठीक है, या उनकी बोन्स प्रिजर्व हो गई, या उनकी बॉडी की शेप के मार्क्स बन गए, तो उनको बोलते हैं हम फॉसिल्स। अब फॉसिल्स जो है रॉक्स में मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी रॉक्स? रॉक्स तो मेटामॉर्फोसिस रॉक्स भी होती हैं, इग्नीशियस रॉक्स भी होती हैं, लेकिन जो फॉसिल्स हैं दे आर ऑलवेज फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, जो एक लेयर ऑफ रॉक, उसके ऊपर दूसरी लेयर ऑफ रॉक, उसके ऊपर तीसरी लेयर ऑफ रॉक, ऐसे दबने से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड fossils are always found within these sedimentary rocks. अब आप देखो कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, लेयर बाय लेयर प्रेस होती रहती हैं एक दूसरे के ऊपर। उनमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म दब गया तो वो हज़ारों सालों तक उसमें दबा रहेगा, ठीक है। जब साइंटिस्ट कभी माइनिंग करते हैं तो उनको ये फॉसिल्स मिलते हैं। अब फॉसिल्स कितने पुराने हैं, कितना टाइम पहले ये इस रॉक्स में दबे, ठीक है, या वो रॉक्स कितनी पुरानी है, उसकी एज का पता लगाने का जो तरीका है वो है कार्बन 14 डेटिंग। आइसोटोप ऑफ कार्बन 14 यूज़ किया जाता है। और भी बहुत से मेथड्स हैं टू नो द एज ऑफ फॉसिल्स, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड एंड दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय विलार्ड लिबी इन 1949। ओके, सो जब कार्बन 14 डेटिंग से रॉक्स की या फॉसिल्स की एज पता लगाई जाती है तो ये भी देखा गया कि जो डीपर रॉक्स हैं, ठीक है, उनमें जो लाइफ फॉर्म्स के फॉसिल्स मिले वो सिंपलर लाइफ फॉर्म्स के फॉसिल्स मिले। जैसे जैसे ऊपर की तरफ रॉक आती हैं तो उनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स के फॉसिल्स मिल रहे हैं। तो इस थ्योरी को भी सॉल्व किया गया। तो इसने यही प्रूफ दिया कि सबसे पहले जो लाइफ थी, लाइफ फॉर्म थी, वो सिंपल थी, उनमें चेंजेस आए, उनकी बॉडी में चेंजेस आए, ठीक है, उनके स्केलेटन में चेंजेस आए। तो दीज चेंजेस आर ड्यू टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड दे अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द इन्वायरमेंट। सो जितने भी आपको पुरानी से पुरानी जो रॉक्स, डीपर रॉक्स हैं, उनमें आपको सिंपलर फॉसिल्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कौन से मिल सकते हैं? फिश के मिलेंगे, फिश के बाद एम्फीबियंस के, फिर रेप्टिलियंस के, और अगर ऊपर वाली रॉक्स में मिलेंगे
तो वो मैमल्स टाइप के फॉसिल्स मिलेंगे। इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बोन्स हैं जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो उनके जस्ट हमें इम्प्रिंट्स मिलते हैं, उनके निशान मिलते हैं। अब हॉर्स की एवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसने डार्विन की थ्योरी को और स्टैंप लगाई कि दिस इज़ राइट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द एवोल्यूशन। क्योंकि जो हॉर्स की फॉसिल्स मिले हैं, पूरे का पूरा फॉसिल रिकॉर्ड मिल चुका है हॉर्स का, कि जो प्रिमिटिव हॉर्स था वो ईओहिपस था, आप देख सकते हो साइज़ कितना छोटा है, धीरे धीरे इनमें चेंजेस आई, ठीक है, ये इवॉल्व होते गए, एंड दिस इज़ द मॉडर्न हॉर्स इक्वस। तो इन सभी जो फॉर्म्स के फॉसिल्स हैं वो भी ये प्रूव करते हैं कि अर्लियर द लाइफ फॉर्म्स वर वेरी सिंपल। अब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस ने क्लियर कर दिया, ठीक है, कि simpler life forms were changed to complex ones. Why they changed? Very simple answer, due to adapt themselves to the changing environment. अब हमने एनिमल क्लासिफिकेशन की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वो जो हमने ट्रेंड फॉलो किया था कि इनवर्टिब्रेट्स हैं, फिर हम वर्टिब्रेट्स की स्टडी की, वर्टिब्रेट्स में हमने पहले फ़िश की स्टडी की, फिर एम्फीबियंस किए, फिर रेप्टाइल्स किए, फिर एविस किए, फिर मैमल्स किए। तो ये वाला ट्रेंड भी हमने फॉलो किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। जैसे जैसे फॉसिल्स मिले थे वैसे ही उनकी क्लासिफिकेशन की गई। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। जब डार्विन की थ्योरी लिखी गई उसके इमीडिएट कुछ टाइम बाद ही इसके फॉसिल्स मिले और इन्होंने भी प्रूव कर दिया, ठीक है, कि एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स, इट इज़ ए मिसिंग लिंक, ट्रांजिशनल फॉर्म। दो ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के करैक्टर हैं इसमें। कौन से ग्रुप्स? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। और ये जुरासिक पीरियड में इसके फॉसिल्स मिले, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनमें रेप्टिलियन करैक्टर कौन से हैं और एवियन करैक्टर, बर्ड्स जैसे करैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। अब आप इस डायग्राम से ही कुछ अनुमान लगा सकते हो कि जैसे इसके विंग्स हैं तो दैट मीन्स ये बर्ड है, इसकी टेल है, ठीक है। अगर मैं जूम करूं तो इसके माउथ में आपको बीक जैसा स्ट्रक्चर है जो कि बर्ड्स में होता है, लेकिन बर्ड्स में टीथ नहीं होते। इसकी बीक तो है लेकिन उसमें आपको टीथ भी दिखाई दे रहे हैं। सो ये कौन सा करैक्टर है? रेप्टिलियन करैक्टर है। बीक इज ए एवियन करैक्टर एंड प्रेजेंस ऑफ टीथ इन द बीक इज एवियन रेप्टिलियन करैक्टर, ठीक है। जो हम डिटेल में देखते हैं कि इसका जब स्केलेटन मिला, इसका फॉसिल मिला, तो इसकी बोन्स की जो शेप के इम्प्रिंट्स थे वो क्या बताते थे कि इनमें फर्कुलम है। फर्कुलम इज ए विश बोन इन बर्ड्स, ठीक है। फ्लाइट मसल्स के इम्प्रिंट्स मिले कि वो बोन्स के साथ अटैच थी, तो प्रूव हो रहा था कि ये बर्ड है। लार्ज ब्रेन केस, ये बर्ड का स्केलेटन है, ये आर्कियोप्टेरिक्स है, तो इनका जो ब्रेन स्कल साइज था वो ऑलमोस्ट सेम था। फ्यूजन ऑफ मेटाकार्पल्स एंड फिलेंजिस, ये भी इसमें थे, एंड इट इज़ एन एवियन करैक्टर, ठीक है। इससे प्रूव हुआ कि ये बर्ड है, लेकिन इसमें रेप्टिलियन करैक्टर भी थे। इसकी स्कल लार्ज थी, प्रेजेंस ऑफ टीथ इन बीक हमने अभी देखा। स्टर्नम फ्लैट था, बर्ड्स में तो कील स्टर्नम होता है। बोन्स इसकी हॉलो नहीं थी, ये रेप्टिलियन करैक्टर है। बर्ड्स में बोन्स हॉलो होती हैं, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। क्लॉज ऑन द फोर लिम्स पे क्लॉज थे, तो ये कौन से करैक्टर थे? रेप्टिलियन करैक्टर। तो आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल ने ये प्रूव किया कि वो हाफ बर्ड टाइप दिखता था, हाफ रेप्टाइल टाइप दिखता था। तो इट इज़ ए मिसिंग लिंक, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो थॉमस एच हक्सले, उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट दी कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, कि बर्ड्स रेप्टाइल्स से ही ओरिजिनेट हुए हैं। सो अल्टीमेटली वी कैन से कि आर्कियोप्टेरिक्स ने ये कंफर्म कर दिया डार्विन थ्योरी को कि एवोल्यूशन हुई है, लाइफ फॉर्म्स चेंज हुई हैं, एंड बर्ड्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स, अब आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि फॉसिल्स ने हमें क्या प्रूफ दिया एवोल्यूशन का।
सिग्निफिकेंस क्या है फॉसिल्स की स्टडी करने की? एक तो ये पता लग गया हमें कि हाउ लॉन्ग लाइफ हैज़ एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, फॉसिल से हमें पता चला। सेकंड इम्पॉर्टेंस क्या है, हाउ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब जैसे हमने देखा कि उसमें रेप्टाइल एंड बर्ड्स के करैक्टर हैं तो उनका रिलेशन होगा कुछ, उनके इंसेस्टर्स कॉमन होंगे। फॉसिल्स ऑल्सो टेल अबाउट पास्ट क्लाइमेट, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के पास्ट के क्लाइमेट का पता चलता है कैसा होगा। फॉसिल्स ऑल्सो प्रोवाइड एविडेंस दैट एवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, फॉसिल्स ये भी बताते हैं कि एवोल्यूशन हुई थी और एवोल्यूशन हो रही है, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सो बेस्ड अपॉन दिस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स कैन बी स्टडीड। सो फॉसिल रिकॉर्ड से हमें जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करने में भी ईजी हो जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, this is all about today's lecture. In the next lecture, we will take up the morphological and anatomical evidences. Learn well, study well.